नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सहेली और स्टडी विद सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मतलब सिलेबस रिलेटेड जानकारी लेंगे। क्लास 10 की जो चैप्टर 1 है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के ऊपर भी जानकारी हासिल कर लेंगे। देखो, टॉपिक का हेडिंग क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप में क्या है, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की सूचना हो रही है। अब इस राष्ट्रवाद की सूचना से जानने से पहले हमें ये इमेज देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, इस इमेज में क्या देख रहे हो, बहुत दूर से एक ट्रेन की जैसे, ग्लॉन ट्रेन की जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सब आते हुए अपने देशों की ध्वजा दिख रहा है यहाँ पर तो यूरो का चल रहा है, तो आप लोगों को पता चल रहा है ये जर्मनी की जो झंडा है लहरते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर दिखने में तो लग रहा है इटली जैसे, पर ये फ्रेंच ध्वजा को हाथ में लेते हुए आगे चलते हुए इस लेडी के सामने गिरगिरा रहे हैं। और उस लेडी का नाम क्या है पता है, लैटिन डेटी है वो लिबार्टा, मतलब लिबार्टी की देवी है। उनकी एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स मतलब टैबुला एनसाटा है। उन सभी लोग, चाहे वो छोटे बूढ़े बच्चे, सब उनके सामने आते होमेज प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर नीचे गिरे हुए कुछ सामान वगैरह है, जिसको देखले लग रहा है कि राजा के मुकुट वगैरह, कुछ सिंबल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो क्या है, ये जो सब लोग हैं वो राजा के खिलाफ जाते हुए, बहुत संघर्ष करते हुए खुद की जो क्षमता है उनको हासिल की है। और इस सब को देखते हुए जो क्राइस्ट है, उनके हाथ में क्रॉस है, एंजल्स है, सेंट्स है, वो आशीर्वाद बरस रहा है, क्योंकि आपस में भाईचारा तो भगवान भी खुद चाहते हैं। इसी वजह से इन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। अब देखो, इस पिक्चर्स का निर्माता कौन है, फ्रेडरिक सोरो है। 1848 में इसको बनवाए थे और इनका नाम क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किन्होंने इस पिक्चर्स को बनवाए थे, कब बनवाए थे और नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर 4 इमेज को उन्होंने 4 यहाँ पर देख सकते हो, द सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स उन्होंने विजुअलाइज किया था। ठीक है, और मतलब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की चाहने के लिए, मतलब यहाँ पर गणराज्य और सामाजिक रूप से प्रजातांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के हेतु। अब यहाँ पर 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब इनका अर्थ क्या होता है, ज़्यादातर लाइक लिटरली गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड इन एक्सरसाइज्ड। मतलब इतिहास में ज़्यादातर ये सब लोग क्या होते हैं, राजा लोग ही होते हैं, जिन्होंने एक सेंट्रलाइज क्षमता पा जाते हैं, जहाँ पर नागरिक की कोई भी किसी भी प्रकार की प्रिविलेजेस सुविधा वो सब नहीं दिखे जाते थे। राजा ही सब कुछ होता है। मतलब एक ज़माने में तो ऐसा ही था, राजा का बेटा ही राजा होता था। अब तो ऐसा नहीं चलता है। सुपर 30 के दौरान मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे यूटोपियन भावनाओं को दिखाया गया है, ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल, मतलब एक आइडियल सोसाइटी की स्थापना जहाँ पर आर्थिक तौर पे कहो या सामाजिक तौर पे कोई भी भेदभाव नहीं दिखे जाते हैं। सभी के सभी मतलब प्यार में एक भाईचारा की भाव लेते हुए सब में इक्वलिटी दिखे जाते हैं। तो ऐसे समाज कल्पना में होता है, वास्तव में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट की। अब नेशन स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, जो नेशन स्टेट क्या है, एक ज़माना ऐसा भी था जब राजा महाराजा शासन किया करते थे। उनको हटाते हुए जब सिटीजन्स के, उनकी नागरिक ने अक्षमता पाई, तो वो लोग आपस में एक भाईचारा की भावना जागरूक किए, उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी बनी। एक ही प्रकार की भाषा में बात करते थे, एक ही वेशभूषा, एक ही प्रकार के जो सांस्कृतिक तौर तरीके थे, खाने पीने का जो ऐसे सब कुछ एक थे। तो इस प्रकार से चलते हुए मतलब बाहरी देशों में भी एक ही जाति के अगर लोग रहते थे तो उनमें भी एक ही प्रकार की भावनाओं जागरूक होते थे। तो उसमें ही नेशन स्टेट की भावना हुआ है। और मॉडर्न स्टेट क्या होता है, एक जगह पर, एक टेरिटोरी के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड पावर रहता है और वो सॉवरेन कंट्रोल, मतलब जिस एरिया में सेंट्रलाइज्ड पावर, मतलब लगता है जैसे इंडिया में इंडियंस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीएम जो है वो सेंट्रलाइज्ड पावर में बैठे हुए हैं और भारतीय ही भारत को शासन कर रहे हैं, दूसरे देश उनको शासन नहीं कर रहे। इसे को सॉवरेन कंट्रोल कहा जाता है।
ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है, व्हाट इज़ नेशन। ठीक है, यहाँ पर सोबॉर्न यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, ये फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनान, उन्होंने एक आउटलाइन किया था व्हाट इज़ अ नेशन। यहाँ पर व्हाट इज़ अ नेशंस के दौरान आपको क्या बताया गया है, द नेशन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सैक्रिफाइसेस एंड डिवोशन। ठीक है, मतलब एक हीरोइक पास्ट है, हमारे ग्रेट मेन ग्लोरीज वगैरह, सैक्रिफाइस जो होते हैं, जान देते हैं अपने देशों के लिए, डिवोशंस, तो उनके ऊपर बात किए गए हैं। तो नेशंस मतलब जो देश, राष्ट्र की भावना, जो जाति को प्रेम की भावना, भाईचारे की भाव, इसी प्रकार से जागरूक होते हैं। अब यहाँ पर एक प्लेबिसाइट जो नए शब्द का चयन किया गया है, तो प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर उस ज़माने में क्या होता था, राजा जब हट गया था तब जनता के पास सत्ता मिल गए थे, तो उन्होंने किसी भी प्रपोजल जनता के हित में हो या ख़राब में होते थे तो लोगों से अपना राय लेते थे। तो लोग क्या कहते, उस रीजन के, उस इलाके की लोग क्या करते थे, या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते या रिजेक्ट, तो उसे को प्लेबिसाइट कहा जाता है। ओके, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखो 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस में रेवोल्यूशन लाए थे लोगों ने, किनके खिलाफ जाते हुए, लुई द 16 जो पूर्व राजवंश के नेता राजा थे, और उनकी पत्नी मारी अंतोनेट को हटाते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लागू दिखा गया था। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब फ्रांस के लोगों में, जो फ्रेंच पीपल थे, उनमें भाईचारे की भावनाएं जागरूक हुए थे। ठीक है, उन्होंने एक नए नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन करने का सोचा था। ठीक है, मोनार्की को हटाया गया था, फ्रांस से सॉवरेनिटी की स्थापना हुई थी, और यहाँ पर दो आइडिया आए थे। ठीक है, एक है ला पात्रे, जो फादरलैंड की, हमारे तो इंडिया में तो हम मदरलैंड कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशंस में दिखे जाते हैं, पर ये लोग ला पात्री मतलब फादरलैंड की भावना रखे थे, और ले सितियोय मतलब सिटीजन्स ही सब कुछ है इस देश की। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो ट्री कलर फ्रेंच फ्लैग, जो इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी की जो सूचना देती है, तो ठीक है, भाईचारे भाव की, फ्रेंटी की जो सूचना देती है, ऐसे ट्री कलर फ्लैग दिखे गए थे। तो रॉयल स्टैंडर्ड को, जो राज गद्दी में जब रहते थे जो लोग, जिस प्रकार के ध्वजा व्यवहार करते, तो उनको हटाते हुए। अब जाते हुए आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर्स दिखने को मिल रही है, 3 एस्टेट, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी में फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, जिनकी 97% संख्या में तो थी, पर उन लोगों को कुछ भी पावर हाथ में नहीं था। वो बहुत ही जाने माने जाते थे, वो बहुत ही एडुकेटेड थे, फिर उनमें हाथ में कोई भी सत्ता नहीं था। तो एक समय क्या था, उन लोग इलेक्ट भी नहीं कर पाते थे, पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वहाँ पर वो लोग के पास जब इलेक्टेड करने की क्षमता आई एक्टिव सिटीजन्स के हाथों में, तो एस्टेट्स जनरल्स के नाम भी हटा दिया गया, और नेशनल मतलब एक भाईचारा, एक ही देश, तो ऐसे नेशनल असेंबली का नामकरण किया गया। ओके, बहुत सी बातें यहाँ पर आप देख पाओगे। यहाँ पर जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह थे, मतलब एक जगह से, मतलब आप फ्रांस की तूलों से अगर पेरिस में जाते हो तो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह अलग सी है, तो इनको हटा दिया गया। और यूनिफॉर्म मतलब चावल की दाम 1 है, तो दूसरी जगह पे चावल के दाम बहुत ज़्यादा है, तो 20 है, तो वहाँ पर 30 है, तो इस सिस्टम को हटा दिया गया। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स में यूनिफॉर्म सिस्टम को लागू किया गया था। ओके, रीजियोनल जो डायलेक्ट्स वगैरह थे, मतलब अब इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे डायलेक्ट्स होते, बंगाली, तमिल, तेलुगु, तो ऐसा नहीं है, तो उनको डिस्करेज किया। तो उन फ्रांस में भी वैसा ही था, पर उनको डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच को ही एक लैंग्वेज माना गया था। ओके, यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। यहाँ पर जैकोबिन क्लब को आपको दिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, मतलब रेवोल्यूशंस के द्वारा लोगों में तो बहुत ही एकता की भाव, देश के प्रति प्रेम, जो देशभक्ति की भावनाएं जाग उठा था। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स और एडुकेटेड मेंबर्स थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब का संगठन किया था, और उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी कि पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो यूरोप में एकता की भावना, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटाली में फैलाया जाए। ओके, यहाँ पर आप पिक देख रहे हो, तो यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में के बाद की जो पिक्चर्स है, इनको आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर टेरिटोरी कुछ दिया गया है,
अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन को तो पता चल गया है, 1789 में हो चुका है, 1799 वो चला। उसके बाद फिर से फ्रांस में सत्ता हासिल कर ली किन्होंने, नेपोलियन ने। ठीक है, उन्होंने मोनार्कियल कुछ सिस्टम का ही फॉर्मेशन कर लिया। तो वहाँ पर डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, उन्होंने फ्रांस में जो डेमोक्रेसी उनको पूरी की तरह के नष्ट कर दिया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कुछ बदलाव गया था, रेवोल्यूशन कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह दिखने को मिल रहा था। तो उन्होंने कुछ बदलाव करने की वजह से क्या किया था, पूरी तरीके से जो पुरानी जो रेवोल्यूशनरी जो लॉज वगैरह लगे थे या जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी बदलाव लाते हुए सिविल कोड ऑफ 1804 मतलब नेपोलियनिक कोड का निर्माण किया या उनको लागू किया। तो उनमें क्या किया गया, बहुत अच्छी तरीके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि डिसएडवांटेजमेंट्स और एडवांटेजेस जो दिया हुआ था नेपोलियनिक कोड के, उन पे ऊपर चर्चा करिए। तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस है वो क्या क्या है, देखो ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जितनी सारे प्रिविलेज बर्थ के द्वारा जैसे फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट पाते तो उनको हटा दिया गया, एबोलिश किया गया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक ही आइन लागू किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट उनको सिक्योर किया गया। साथ ही साथ बहुत सी जगहों पे जहाँ पर मतलब वो तो राजा मतलब सम्राट थे, नेपोलियन बर्थ राइट के द्वारा राजा नहीं बने थे, अपने उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया था और बहुत ही अच्छा काम करने की वजह से प्रमोशंस के द्वारा उन्होंने एक बार सत्ता हासिल कर ली। तब तो अब उठने नहीं वाला है, अब देख ही पाओगे। अब देखो इस कोर्ट के दौरान अपने बहुत सारे रीजन्स में फ्रेंच कंट्रोल लागू किया गया, मतलब बहुत ही यूरोपियन बहुत सारे हिस्सों में, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन। यहाँ पर स्पेन नहीं दिया हुआ है, स्पेन में भी तो नेपोलियन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किए, मतलब अपने देश को बहुत प्रोविंस में बांटे हैं। फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया गया, जो पीजेंट्स वगैरह सर्वडॉम फ्यूडल सिस्टम का जो होता है ना, जो मतलब काम करते हैं पर पैसे नहीं पाते, तो सर्वडम सिस्टम को भी हटा दिया गया। मैनोरियल जो ड्यूज वगैरह थे, जैसे टाइथ वगैरह, कॉर्विस वगैरह लगते थे फ्रेंच पीपल्स के ऊपर, क्योंकि रेवोल्यूशंस ख़त्म हो जाती है, रेवोल्यूशंस हो जाती है पर पुरानी सिस्टम ख़त्म होने में तो वक्त लगता है। तो जो मैनोरियल ड्यूज फीस वगैरह थे, जो सब टाइथ कॉर्वी जैसे, उनको भी उन्होंने बाद में पूरी तरीके से हटा दिया। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। गिल्ड की जो रिस्ट्रिक्शन नगर में लगते थे उनको रिमूव किया गया। बहुत सारे बिजनेसमैन्स वगैरह, आर्टिसंस, उनके लिए बहुत अच्छा काम किए गए हैं। अब देखो ये तो एडवांटेजेस है, अब डिसएडवांटेजमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं जो नेपोलियन ने किया था। क्योंकि जब वो एक आम इंसान सत्ता हासिल कर लेता है तो उनमें एक डिक्टेटर वाली बात आ जाती है, तो वो भी एक डिक्टेटर ही बन गया था। तो उन्होंने बहुत जगहों पे अपना सत्ता हासिल करने के बाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बाहर जगहों पे फ्रेंच का ही सत्ता लागू रहे, तो वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच की जो भाषा के, लैंग्वेज के, सिस्टम्स का वो लागू करना शुरू किया दिया था। पर ये लोग ने अच्छी तरीके से नहीं मानी, तो वो लोग शत्रु बन गए थे, तो हॉस्टिलिटी बन गए थे। द एंथुजियाज्म, जब द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, ऐसा हो गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट के साथ साथ बहुत अलग सी चीज़ें दिखने को मिली थी जो डिसएडवांटेजेस है, जैसे इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को बहुत बढ़ाया गया था, सेंसरशिप लगवाए गए थे, जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, या लोगों के आपस में बातचीत में फोर्सफुली फ्रेंच आर्मीज़ में जो यूथ वगैरह थे उनको हायर किया जाता था। क्योंकि पूरे यूरोप, क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि यूरोप में कॉन्कर किया जाए पूरे यूरोप को, मतलब वो फ्रेंच के अंदर रह सके। जिस प्रकार से आजकल होता है ना, जो चाइना की सत्ता दिख रहा है सभी विश्व में, पूरे की पूरी विश्व में, तो उस वक्त क्या था, यूरोप में फ्रांस का ही फ्रांस से फ्रांस थे। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स की। तो इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में दे रही हूँ।